हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 91 टू क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 91, द स्वे ब्रेसिंग इज डिज़ाइन टू ट्रांसफ़र। स्वे ब्रेसिंग को डिज़ाइन किया जाता है किस लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं स्वे ब्रेसिंग होती क्या है, उसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं। Sway bracing is provided between the trusses in the plane of either verticals or diagonals. स्वे ब्रेसिंग प्रोवाइड की जाती है ट्रस के प्लेन में, या तो वर्टिकल प्रोवाइड की जाती है या डायगोनल। यहाँ हम फिगर से समझते हैं। एक ट्रस ब्रिज का यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। स्वे ब्रेसिंग ये आप देख सकते हो, स्वे ब्रेसिंग है, ये डायगोनल या वर्टिकल हो सकती है। जो ट्रस होंगे उस ट्रस प्लेन के, ये ट्रस है तो इस ट्रस प्लेन के या तो ये वर्टिकल हो सकती है या डायगोनल हो सकती है, उसको हम स्वे ब्रेसिंग कहते हैं। पोर्टल ब्रेसिंग इज स्वे ब्रेसिंग प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ द एंड पोस्ट। पोर्टल ब्रेसिंग भी क्या होती है, एक टाइप की स्वे ब्रेसिंग है जब स्वे ब्रेसिंग को हम प्लेस करते हैं एंड में। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखोगे ये पोर्टल ब्रेसिंग है, तो यहाँ पर यदि हम एंड पोस्ट पर प्लेस कर देते हैं स्वे ब्रेसिंग को तो उसको हम कहेंगे पोर्टल ब्रेसिंग। वही होती है स्वे ब्रेसिंग, लेकिन स्वे ब्रेसिंग हम इंटरमीडिएट में प्रोवाइड करते हैं और जब एंड में उसे प्रोवाइड करेंगे स्वे ब्रेसिंग को तो उसको कहा जाता है पोर्टल ब्रेसिंग। स्वे ब्रेसिंग इज डिजाइन टू ट्रांसफर 50% ऑफ द टॉप पैनल विंड लोड टू द बॉटम ब्रेसिंग। स्वे ब्रेसिंग को डिज़ाइन किया जाता है 50% लोड ट्रांसफ़र टॉप पैनल से बॉटम ब्रेसिंग में। जो विंड लोड होता है, विंड लोड से 50% टॉप पैनल से बॉटम ब्रेसिंग में ट्रांसफ़र करने का काम करता है स्वे ब्रेसिंग। मेन फंक्शन ऑफ स्वे ब्रेसिंग, पहला फंक्शन होगा मिनिमाइज द रिलेटिव वर्टिकल डिफ्लेक्शंस बिटवीन द ट्रसेस। जो ट्रसेस है उनके बीच में वर्टिकल डिफ्लेक्शन को मिनिमाइज करना। सेकेंड, कीप्स द रेक्टेंगुलर शेप ऑफ द ब्रिज क्रॉस सेक्शन। ब्रिज का जो क्रॉस सेक्शन है उसको, रेक्टेंगुलर शेप जो उसका है उसको बनाए रखना, रेक्टेंगुलर शेप को। यदि हम यहाँ पर देखते हैं ये रेक्टेंगुलर शेप जो है, इस रेक्टेंगुलर शेप को स्वे ब्रेसिंग बना कर रखती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, द स्वे ब्रेसिंग इज डिजाइन टू ट्रांसफर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 50% ऑफ द टॉप पैनल विंड लोड टू बॉटम ब्रेसिंग। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि स्वे ब्रेसिंग कितना लोड ट्रांसफर करती है, 50%, और कहाँ से करती है, टॉप पैनल से बॉटम ब्रेसिंग में। यहाँ पर कुछ कंपोनेंट आप देख सकते हो, स्वे ब्रेसिंग, पोर्टल ब्रेसिंग, एंड पोस्ट, लोअर कोड, पोस्ट, लोअर लेटरल ब्रेसिंग। तो जैसे जैसे कंपोनेंट्स आएंगे क्वेश्चन में उनको हम डिस्कस करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, टॉप लेटरल ब्रेसिंग प्रिवेंट्स द साइड वे बकलिंग ऑफ द कोड। जो कोड है उसका साइड वे बकलिंग को प्रिवेंट करता है लेटरल ब्रेसिंग। कौन सा, टॉप लेटरल ब्रेसिंग। तो यहाँ पर देखते हैं टॉप लेटरल ब्रेसिंग कौन सा होता है, इसको हम कहेंगे टॉप लेटरल ब्रेसिंग। तो ये प्रिवेंट किसको करता है, साइड स्वे बकलिंग ऑफ द कोड। ये जो टॉप कोड है इसमें कौन सा लोड आता है, कंप्रेशन आता है। ठीक है, और बॉटम में कौन सा आएगा, टेंशन आएगा। बॉटम में टेंशन आता है, टॉप पर कंप्रेशन आता है। तो कंप्रेशन के कारण इसमें जो बकलिंग होने वाली है उसको रोकने का काम कौन करता है, टॉप कॉर्ड में बकलिंग आती है कंप्रेशन के कारण, तो उसमें टॉप लेटरल ब्रेसिंग क्या करेगा, उस बकलिंग को प्रिवेंट करता है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, टॉप लेटरल ब्रेसिंग प्रिवेंट्स द साइड स्वे बकलिंग ऑफ द कोड। सेकेंड, स्वे ब्रेसिंग कीप्स द रेक्टेंगुलर शेप ऑफ द ब्रिज क्रॉस सेक्शन। ये भी करेक्ट हो जाएगा। स्वे ब्रेसिंग क्या करती है, उसको रेक्टेंगुलर शेप में बना के रखती है, या उसको जो भी शेप होगा उस शेप में उसको बना के रखती है। क्रॉस सेक्शन यदि हम इसका देखते हैं तो इसका क्रॉस सेक्शन ये होगा, इस क्रॉस सेक्शन को शेप में बना के रखने का काम करता है स्वे ब्रेसिंग। नेक्स्ट, थर्ड स्टेटमेंट,
स्वे ब्रेसिंग ट्रांसफर द लोड फ्रॉम टॉप टू एंड पोस्ट टू बियरिंग्स। तो ये इनकरेक्ट होगा, हमने देखा था 91 क्वेश्चन नंबर 91 में स्वे ब्रेसिंग लोड कैसे ट्रांसफ़र करता है, कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफ़र करता है, कितना करता है। तो ये हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। थर्ड स्टेटमेंट गलत होगा। ये किसके लिए करेक्ट होगा? पोर्टल ब्रेसिंग। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ पर यदि स्वे की जगह पोर्टल होता तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट होता। क्वेश्चन नंबर 92, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, द ब्रेसिंग प्रोवाइडेड इन द प्लेन ऑफ एंड पोस्ट इज कॉल्ड। तो क्या होगा ये? पोर्टल ब्रेसिंग। ये भी हमने क्वेश्चन नंबर 91 में देखा था। जब स्वे ब्रेसिंग को हम एंड पोस्ट पर प्लेस करते हैं तो उसको हम कहेंगे पोर्टल ब्रेसिंग। द ब्रेसिंग प्रोवाइडेड इन द प्लेन ऑफ द एंड पोस्ट इज कॉल्ड पोर्टल ब्रेसिंग। क्वेश्चन नंबर 93, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यदि इसी में यहाँ पर एंड की जगह क्या होता, इंटरमीडिएट आ जाता, तो इंटरमीडिएट पोस्ट में हम क्या प्रोवाइड करते हैं? स्वे ब्रेसिंग। क्वेश्चन नंबर 93, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, द पोर्टल ब्रेसिंग इज डिजाइंड फॉर। पोर्टल ब्रेसिंग को हम डिज़ाइन करते हैं कौन से लोड के लिए और कितना परसेंट होता है वो? ऑप्शन ए विंड फोर्सेस ओनली, ऑप्शन बी विंड फोर्स प्लस 1/1/4% ऑफ द कंप्रेशन फोर्स इन टू एंड पोस्ट, थर्ड विंड फोर्स प्लस 2/1/2% ऑफ द कंप्रेशन फोर्स इन टू एंड पोस्ट, डी lateral shear plus 2/1/2% of the compression force in two end post। देखते हैं यहाँ पर पोर्टल ब्रेसिंग। वैसे डेफिनेशन तो हम देख चुके हैं। स्वे ब्रेसिंग इज प्रोवाइडेड between the trusses in the plane of either verticals or diagonals। Portal bracing is sway bracing placed in the plane of the end post। Portal bracing is designed for wind force। पोर्टल ब्रेसिंग को हम डिज़ाइन करते हैं विंड फोर्स के लिए, प्लस 1/1/4% ऑफ द कंप्रेशन फोर्स इन टू एंड पोस्ट। 1/1/4 मीन्स 1.25%। इसका मतलब हो जाएगा 1.25%। ये 1/1/4 मतलब कितना होगा? 1.25%। विंड लोड के लिए हम डिज़ाइन करते हैं प्लस 1/1.25% ऑफ द कंप्रेशन फोर्स इन टू एंड पोस्ट। ये मैंने आपको कहा था कि कंप्रेशन कहाँ पर होता है? टॉप में कंप्रेशन आता है, बॉटम में टेंशन आएगा। तो कंप्रेशन को भी ट्रांसफ़र करता है पोर्टल ब्रेसिंग। और मेन फंक्शन क्या होगा पोर्टल ब्रेसिंग का? यहाँ पर आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पर क्या आएगा? पोर्टल ब्रेसिंग होगा। मेन फंक्शन ऑफ पोर्टल ब्रेसिंग ट्रांसफर लोड फ्रॉम टॉप ऑफ एंड पोस्ट टू बेयरिंग्स। एंड पोस्ट जो होंगे उसके टॉप से बेयरिंग पर ट्रांसफर करता है। हम समझेंगे बेयरिंग क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। एंड पोस्ट से, एंड पोस्ट भी कौन से होंगे? टॉप में जो होंगे वहां से लोड को ट्रांसफर करता है बेयरिंग तक, और बेयरिंग से फिर ट्रांसफर होता है पियर्स, और पियर से वो सॉइल में ट्रांसफर होता है लोड। तो मेन फंक्शन क्या होगा पोर्टल ब्रेसिंग का? इसमें करेक्ट कर लेना। पोर्टल ब्रेसिंग का होता है ट्रांसफर लोड फ्रॉम टॉप ऑफ एंड पोस्ट टू बियरिंग्स। और कितना करता है लोड ट्रांसफर? क्वेश्चन नंबर 94, विंड फोर्स प्लस 1/1/4 मीन्स 1.25% ऑफ द कंप्रेशन फोर्स इन टू एंड पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 94, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बेयरिंग हम समझेंगे इस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 95, द पिन ऑफ रोकर बेयरिंग इन अ ब्रिज इज डिजाइन फॉर। रोकर बेयरिंग में जो पिन होती है उसको हम डिज़ाइन करते हैं, किसके लिए डिज़ाइन करते हैं? बेयरिंग एंड शियर, बेंडिंग एंड शियर, बेयरिंग एंड बेंडिंग, बेयरिंग शियर एंड बेंडिंग। ब्रिज बियरिंग का मतलब होता है ब्रिज बियरिंग्स आर स्ट्रक्चरल डिवाइस इंस्टॉल्ड बिटवीन ब्रिज सब स्ट्रक्चर्स एंड सुपर स्ट्रक्चर टू ट्रांसफर द लोड। तो जो हमने अभी तक पढ़ा था यहाँ पर वो सुपर स्ट्रक्चर था।
सुपर स्ट्रक्चर से लोड ट्रांसफ़र करता है, बियरिंग कहाँ पर, सब स्ट्रक्चर में, ठीक है, सब स्ट्रक्चर से फिर सॉइल में ट्रांसफ़र होता है लोड। तो यहाँ पर बियरिंग का मतलब क्या हो जाएगा, लोड को ट्रांसफ़र करना सुपर स्ट्रक्चर से सब स्ट्रक्चर में। द पिन ऑफ अ रोकर बियरिंग इन अ ब्रिज इज डिज़ाइन फॉर बियरिंग शियर एंड बेंडिंग। तीनों के लिए हम डिज़ाइन करते हैं पिन को, जो कि रोकर बियरिंग में यूज़ की जाती है। यहाँ पर आप फिगर देख सकते हो, रोकर बियरिंग का बना हुआ है। ये रोकर बियरिंग होता है, इसके ऊपर होगा सुपर स्ट्रक्चर और इसके नीचे होता है सब स्ट्रक्चर। ये पिन यहाँ पर लगी हुई है, स्टेनलेस स्टील पिन। इसमें इसको हम तीनों लोड के लिए डिज़ाइन करते हैं, बियरिंग के लिए, शियर के लिए और बेंडिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर बेंडिंग भी आता है, शियर भी आता है। जब व्हीकल का मूवमेंट होता है तो शियर, बियरिंग और बेंडिंग, ये तीनों के लिए हम डिज़ाइन करते हैं पिन को। और ये अलग अलग पार्ट यहाँ पर बने हुए हैं रोकर बियरिंग के, इसी के यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट बना दिए पिन को अलग तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हो पिन, ये पिन बनी हुई है, ये सोल प्लेट है, रोकर्स असेंबली, मेजनरी प्लेट, और इस प्लेट को नट बोल्ट की सहायता से टाइट किया जाता है सब स्ट्रक्चर पर। क्वेश्चन नंबर 95, द पिन ऑफ अ रोकर बियरिंग इन अ ब्रिज इज डिजाइन फॉर बियरिंग शियर एंड बेंडिंग। क्वेश्चन नंबर 95 ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, a solid timber column is considered as long column when the slenderness ratio is। टिम्बर की बात हो रही है यहाँ पर, सॉलिड टिम्बर कॉलम है, लॉन्ग कॉलम होगा कब होगा, जब स्लेंडरनेस रेशियो कितना होगा, लेस देन 11, 11, बिटवीन 11 एंड 0.702 अंडर रूट ई डिवाइडेड बाई एफ सी पी, एंड ऑप्शन डी बिटवीन 0.702 under root E divided by FCP and 50, where FCP is the permissible stress in compression parallel to grain and E is Young's modulus of elasticity। तो यहाँ पर हम तीन कॉलम देख लेते हैं, शॉर्ट कॉलम क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या होगा और लॉन्ग कॉलम। तीन क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। IS कोड 883 1994, ये आईएस कोड यहाँ पर दिया हुआ है। इस आईएस कोड में क्लोज नंबर 7.6 में कॉलम में सॉलिड कॉलम्स में क्या होता है, सॉलिड कॉलम्स शेल बी क्लासिफाइड इनटू शॉर्ट, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग कॉलम्स डिपेंडिंग अपॉन देयर सिलेंडरनेस रेशियो एज फॉलो। सिलेंडरनेस रेशियो के अकॉर्डिंग हम कॉलम को डिफाइन कर सकते हैं कि शॉर्ट कॉलम क्या होगा जब सिलेंडरनेस रेशियो डज नॉट एक्सीड 11, जब 11 से कम होगा तो उसको हम कहेंगे शॉर्ट कॉलम। इंटरमीडिएट कॉलम का मतलब होगा जब सिलेंडरनेस रेशियो 11 से K8 के बीच में हो, K8। जब लॉन्ग कॉलम सिलेंडरनेस रेशियो कितना होगा, K8 से ग्रेटर देन हो। और एक यहाँ पर क्लोज नंबर दिया हुआ है 7.6.1.4, इन केस ऑफ सॉलिड कॉलम ऑफ टिम्बर सिलेंडरनेस रेशियो शेल नॉट एक्सीड 50, मतलब 50 से अधिक नहीं होना चाहिए किसी भी केस में। तो यहाँ पर हम लॉन्ग कॉलम में क्या कर सकते हैं, वेयर एस डी सिलेंडरनेस रेशियो इज ग्रेटर देन K8 बट लेस देन 50, 50 से कम होगा लॉन्ग कॉलम के लिए और ग्रेटर देन होगा K8, और K8 की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 96, ये K8 की वैल्यू आपको गिवन है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा लॉन्ग कॉलम के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इंटरमीडिएट या मीडियम कॉलम के लिए, और ए करेक्ट होगा शॉर्ट कॉलम के लिए। क्वेश्चन नंबर 96 में आपको लॉन्ग कॉलम पूछा है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 97, द लीस्ट डायमेंशन इन केस ऑफ अ सर्कुलर कॉलम ऑफ डायमीटर डी इज टेकन एज। लिस्ट डायमेंशन आपको पूछा है, सर्कुलर कॉलम में हम कितना लेंगे लिस्ट डायमेंशन। यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्कुलर है उसका डायमीटर कितना है, डी है, तो इसकी लिस्ट डायमेंशन यदि हम देखेंगे तो एक स्क्वायर सेक्शन है, ठीक है, स्क्वायर सेक्शन है, साइड उसकी ए है, तो दोनों का एरिया जो होगा उसको आपको इक्वल करना है
और यहाँ से ए की वैल्यू निकालना है, तो कितनी होगी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो ए कितना आएगा यहाँ से 0.886 या लगभग कितना होगा 0.88 डी। तो लिस्ट डायमेंशन कितनी होगी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 97, द लिस्ट डायमेंशन इन केस ऑफ अ सर्कुलर कॉलम ऑफ डायमीटर डी इज टेकन एज 0.88 डी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, in case of timber structures the form factor for solid circular cross section is taken as, फॉर्म फैक्टर कितना होता है सॉलिड सर्कुलर सेक्शन में, और स्ट्रक्चर कौन सा, टिम्बर। ये भी हम आईएस कोड से देखेंगे, आईएस कोड 883 1994 क्लोज नंबर 7.5.4 फॉर्म फैक्टर्स फॉर फ्लेक्सुरल मेंबर, मतलब बीम की यदि हम बात करते हैं यहाँ पर बेंडिंग मेंबर्स जिसमें बेंडिंग होगा, द फॉलोइंग फॉर्म फैक्टर्स शेल बी अप्लाइड टू द बेंडिंग स्ट्रेस। 4 सेक्शन यहाँ पर गिवन है। पहला सेक्शन है रेक्टेंगुलर सेक्शन। रेक्टेंगुलर सेक्शन, फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शंस फॉर डिफरेंट डेप्थ ऑफ बीम द फॉर्म फैक्टर्स K3 शेल बी टेकन एज। तो यहाँ पर जो इक्वेशन हमारे पास होती है मोमेंट स्ट्रेस इनटू सेक्शन मॉडुलस, तो यहाँ हम क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं कांस्टेंट फॉर्म फैक्टर से। अब वो कितना होगा अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग होता है। पहला सेक्शन है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए K3, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, नोट यहाँ पर गिवन है। फॉर्म फैक्टर K3 शेल नॉट बी अप्लाइड फॉर बीम्स हैविंग डेप्थ लेस देन आर इक्वल टू 300। यदि बीम की डेप्थ 300 से कम होगी तो वहाँ पर हम K3 को अप्लाई नहीं करेंगे, और K3 को अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन होती है M बराबर सिग्मा इंटू जेड, ये होती है सिंपल बेंडिंग के लिए। ठीक है, ये किसके लिए होती है, सिंपल बेंडिंग के लिए हम पढ़ते हैं M बराबर सिग्मा इंटू जेड। तो ये इक्वेशन अप्लाई होगी कहाँ पर, जब डेप्थ होगी 300 mm से कम रेक्टेंगुलर सेक्शन में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा भी। रेक्टेंगुलर सेक्शन यदि टिम्बर बीम है और उसका रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो उसकी डेप्थ 300 से कम होगी, तो वहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो सिंपल बेंडिंग का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और 300 से यदि ज़्यादा होती है डेप्थ तो उस केस में हम क्या करते हैं K3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और K3 अलग अलग डेप्थ के लिए यहाँ पर अब वैल्यू निकालना होता है। डेप्थ जितनी होगी 300 से ज़्यादा उसके लिए हम K3 की वैल्यू निकालते हैं। बॉक्स बीम एंड आई बीम्स के लिए कितना होता है, ये फॉर्मूला इसके लिए भी गिवन है। सॉलिड सर्कुलर सेक्शन के लिए 1.18 और स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के लिए 1.414। तो इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में हम सिंपल बेंडिंग का फॉर्मूला यूज़ करते हैं टिम्बर बीम के लिए, और वो भी कब करेंगे जब 300 mm डेप्थ 300 mm से कम हो या बराबर हो। सिर्फ एक कंडीशन में हम सिंपल बेंडिंग फार्मूला यूज़ करते हैं टिम्बर बीम में, बाकी जितने भी केस हैं उसमें हमें सिंपल बेंडिंग फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते, उसमें एक फॉर्म फैक्टर को मल्टीप्लाई करना होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा आपको। इन केस ऑफ टिम्बर स्ट्रक्चर द फॉर्म फैक्टर फॉर सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए कितना होता है 1.18। क्वेश्चन नंबर 98 ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, इन केस ऑफ टिम्बर स्ट्रक्चर द सिंपल बेंडिंग फार्मूला में बी अप्लाइड फॉर। ये हमने समझ लिया सिंपल बेंडिंग फार्मूला कब अप्लाई करते हैं हम। ऑप्शन डी से सही देखते हैं हम, ऑप्शन डी ऑल स्क्वायर क्रॉस सेक्शन बीम, ये इनकरेक्ट होगा। सॉलिड सर्कुलर बीम ये भी इनकरेक्ट होता है, वहाँ पर हम दोनों के केस में हम क्या करते हैं फॉर्म फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों के लिए अलग अलग होता है फॉर्म फैक्टर, हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, उनकी वैल्यू भी आप याद रखना, वो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ए और बी में से हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन ऑल रेक्टेंगुलर बीम ये इनकरेक्ट होगा, सभी रेक्टेंगुलर बीम के लिए नहीं होता है। सिंपल बेंडिंग फार्मूला हम यूज़ करते हैं केवल किसके लिए करेंगे, वह बीम जिसकी डेप्थ
300 mm हो या उससे कम हो, उस केस में हम सिंपल बेंडिंग फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, द इलास्टिक स्ट्रेन फॉर स्टील इज अबाउट। इलास्टिक स्ट्रेन कितनी होती स्टील की, किसके बराबर होती है? तो हम देखते हैं यहाँ पर इलास्टिक स्ट्रेन क्या होगा। स्ट्रेन आपको पता ही, स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, और इलास्टिक स्ट्रेन का मतलब क्या होगा? विद इन इलास्टिक लिमिट। जो स्ट्रेन होगी उसको हम कहेंगे इलास्टिक स्ट्रेन। इलास्टिक स्ट्रेन, स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तक जब लोड लगाया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट तक हम लोड लगाएंगे और लोड को यदि रिमूव करते हैं तो वो वापस उसकी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, तो उसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। और उस लोड के कारण जितनी स्ट्रेन होगी उसको हम कहेंगे इलास्टिक स्ट्रेन। इलास्टिक स्ट्रेन, स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट रिकवर ओरिजिनल शेप अपॉन द रिमूवल ऑफ द लोड। ये आपको पता ही होगा इलास्टिक लिमिट क्या होता है, प्लास्टिक लिमिट, दोनों इलास्टिक और प्लास्टिक लिमिट। इलास्टिक का मतलब होता है कि जब हम लोड लगाते हैं और लोड को रिमूव करते हैं तो एक लिमिट होगी, जब लोड को हम लगाएंगे और रिमूव करेंगे तो वापस उसके ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। और एक लिमिट से यदि हम ज़्यादा लोड लगाते हैं तो उस बॉडी में परमानेंटली क्या होता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम प्लास्टिक लिमिट कहेंगे। उसको हम कहते हैं प्लास्टिक लिमिट। जब परमानेंटली कोई बॉडी डिफॉर्म हो जाती है तो उसको प्लास्टिक लिमिट कहा जाता है। तो इलास्टिक स्ट्रेन आपको समझ में आया होगा। ये हम पहले समझ लेते हैं, ठीक है, फिर ये जो आंसर दिया हुआ है ये आपको समझ में आ जाएगा। इलास्टिक स्ट्रेन हार्डनिंग का मतलब होगा व्हेन अ स्टील इज स्ट्रेंड बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट। जब स्टील में स्ट्रेन कितनी हो जाती है, यील्ड पॉइंट से ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रेन हार्डनिंग। और यील्ड पॉइंट का मतलब होता है पॉइंट एट विच द मटेरियल स्टार्ट टू डिफॉर्म प्लास्टिकली आफ्टर यील्ड पॉइंट परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अकर्स। यहाँ पर फुल स्टॉप है, प्लास्टिकली। यील्ड पॉइंट का मतलब होता है वह पॉइंट जब मटेरियल स्टार्ट हो जाता है डिफॉर्म प्लास्टिकली, मतलब परमानेंटली डिफॉर्म जब मटेरियल स्टार्ट होता है तो उसको हम कहेंगे यील्ड पॉइंट। मतलब वही हो जाएगा, एक इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट के बाद जो बॉडी है उसमें परमानेंटली डिफॉर्मेशन आता है, तो इलास्टिक लिमिट के बाद वह पॉइंट जहाँ पर बॉडी में परमानेंटली डिफॉर्मेशन आता है उसको हम यील्ड पॉइंट कहते हैं। आफ्टर यील्ड पॉइंट परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अकर्स। तो ये तो हमने देख लिया है। जो हमारा आंसर है वो आंसर हम देखते हैं। आंसर होगा जो इलास्टिक स्ट्रेन होती है वो किसके बराबर होती है। यदि हम स्टील की बात करते हैं, स्टील में इलास्टिक स्ट्रेन उसकी स्ट्रेन हार्डनिंग डिवाइडेड बाय 12 और मैक्सिमम स्ट्रेन के डिवाइडेड बाय 200 के बराबर होती है इलास्टिक स्ट्रेन। ये तो आपको समझ में आया कि इलास्टिक स्ट्रेन कम होगी दोनों से, स्ट्रेन हार्डनिंग और मैक्सिमम स्ट्रेन के। और कितनी होती है वो भी आप देख सकते हो। इलास्टिक स्ट्रेन किसके बराबर होगी, स्ट्रेन हार्डनिंग डिवाइडेड बाय 12 एंड मैक्सिमम स्ट्रेन डिवाइडेड बाय 200। क्वेश्चन नंबर 100 ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1/12 ऑफ स्ट्रेन एट द इनिशिएशन ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग एंड 1/200 ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 100 ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको कुछ डाउट हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके।